Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 9 of .NET Technology. Topics to be covered are menus, ADO.NET and some overview of SQL queries. First of all, what is menu? Menus allows your user to easily access critical application function and tools. Proper menu design and planning ensure proper functionality and accessibility of your applications. Menus allows user to access top level commands and function in a familiar, easy to understand interface. बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मेन्यूज होते क्या हैं, हम इनको किस लिए बनाते हैं. मेन्यू क्या होते हैं? जब भी हमें अपने पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट चाहिए है लाइक होम, कॉन्टेक्ट अस, और उस टाइप से जो मेन्यू बना के चलते हैं दैट इज द मेन्यू. अब हम लोग मेन्यू बनाते क्यों हैं? हम मेन्यू बेसिकली इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारे वर्क को ईजी बना देता है, हमारी एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है उसको मोर एक्सेसिबल बना देता है, मोर अंडरस्टैंडिंग बना देता है. इसलिए हम लोग मेन्यूज बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हाउ वी क्रिएट मेन्यूज इन VB.NET. बेसिकली हम लोग .NET में मेन्यू कंटेन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं. मेन मेन्यू आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज विद द मेन मेन्यू कंपोनेंट. मेन मेन्यू हम लोग बनाते हैं डिजाइन स्टेज के अंदर, जहाँ पे हम लोग मेन मेन्यू कंपोनेंट लेते हैं. बेसिकली देखिए, जब हम लोगों ने बात करी टूल बॉक्स की, तो टूल बॉक्स में हमारे पास कंट्रोल होता था मेन्यू कंट्रोल. तो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर मेन्यू कंट्रोल हम लोग एक इंटरफेस बना सकते हैं, एक मेन्यू टाइप का कंट्रोल का यूज करके मेन्यू बना सकते हैं. क्रिएटिंग मेन्यू ड्यूरिंग डिजाइन. एज यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हम लोग डिजाइन के अंदर जाके मेन्यू को बना सकते हैं. क्रिएट अ न्यू मेन्यू एंड मेन्यू बॉक्स, एड मेन्यू आइटम टू द एग्जिस्टिंग मेन्यू. हम उसके अंदर मेन्यू आइटम डालेंगे. मेन्यू आइटम डालने के बाद उसमें जो होगा ऑटोमेटिकली मेन्यू क्रिएट हो जाएगा. देखिए हमारे पास इनिशियली कैसे होगा. देखिए हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू होगा. दैट मेन्यू कंटेन्स मेन्यू एंड टूल बार्स, जिसके अंदर हमारे पास मेन्यू एंड टूल बार होंगे. उसके अंदर मेरे पास होगा मेन्यू स्ट्रिप, स्टेटस स्ट्रिप, टूल स्ट्रिप. उनमें से हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू स्ट्रिप को चूज करेंगे. जैसे हम लोग मेन्यू स्ट्रिप को चूज करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक फॉर्म आने लगेगा, जिसमें बेसिकली मेरे पास क्या होंगे, दो टाइप के मेरे पास बटन हमें स्पेसिफाई किए जाएंगे. हेयर देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है टाइप हेयर, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे और यहाँ होगा मेन्यू स्ट्रिप. यह बताएगा कि कौन सी हमारे पास मेन्यू स्ट्रिप है. इसमें हम देखो यहाँ पे लिखा है टाइप हेयर, तो हम इसमें जो भी मेन्यू के अंदर चाहते हैं लाइक होम, कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक, जो भी हम पर्टिकुलर अपने मेन्यू के अंदर चाहते हैं यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड्स, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल. फिर यहाँ पे जाके मैंने फाइल लिख दिया. टू क्रिएट आइटम इन योर फाइल मेन्यू क्लिक इनसाइड टाइप बॉक्स. तो उसके बाद जैसे ही मैंने फाइल लिखा है उसके आगे हमारे पास होगा टाइप हेयर बॉक्स. तो यहाँ पे हमारे पास हम आगे टाइप कर सकते हैं. एक मेन्यू के अंदर हम लोग सब मेन्यूज बना सकते हैं. उसमें बेसिकली कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होंगी, लाइक हम लोग बात करते हैं फाइल मेन्यू की, जैसे मुझे न्यू बनाना है, सेव एज बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे टाइप हेयर बॉक्स के ऊपर. वहाँ पे जो भी टाइपिंग करेंगे वो बेसिकली हमारे पास वहाँ पे शो होने लगेगा. एंटर द वर्ड न्यू एंड प्रेस द एंटर की ऑन योर कीबोर्ड अगेन. हम लोग यहाँ पे अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी न्यू हमने लिखा है, जो न्यू होगा मेरे पास फाइल मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा. ये फाइल मेन्यू लुक लाइक दिस. जो हमारे पास फाइल मेन्यू है वो इस टाइप से कुछ लुक देने लगेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. जैसे हम लोगों ने न्यू ऐड किया था, इन द सिमिलर मैनर वी विल ऐड ओपन, सेव एज. तो लोग भी सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐड एन ओपन एंड अ सेव आइटम इन योर मेन्यू इन द सेम वे. इट शुड लाइक दिस. वो किस टाइप से लगेगा, वो इस टाइप से हमको स्टोरेज देने लगेगा. क्लिक हियर देन टाइप हियर एरिया एंड ऐड एन एग्जिस्ट क्विट आइटम. उसके बाद हम इससे क्विट करना चाहते हैं तो इससे क्विट कर सकते हैं. जैसे हम इस पर क्विट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास मेन्यू था वो प्रिपेयर हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा. इट शोज कि हमारे पास जो मेन्यू था वो इतना ही होगा. देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू शो किया है कि हमारे पास जो मेन्यू है किस टाइप से लुक करेगा. तो हमारे पास जो मेन्यू है वो इस टाइप से लुक करेगा. नेक्स्ट इज अवर ADO.NET. एट द वेरी
First beginning, the first question that arises basically what is ADO.NET and why we use ADO.NET. So most applications require some kind of data access. जो हमारी एप्लीकेशन होती है उनमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डाटा एक्सेस चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम अपने स्कूल का, यूनिवर्सिटी का या किसी भी कॉलेज का भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमें क्या चाहिए, वो हमारे पास डाटा एक्सेस होना चाहिए. वो डाटा हम लोग फिल किया है तो डेटाबेस में कहीं स्टोर होना चाहिए. इफ मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं कोई फॉर्म फिल करूँ या फिर मेरी इंक्वायरी पर्टिकुलर देखना चाहती हूँ तो हम वहाँ से डेटा को फैच भी कर सकते हैं. सो मोस्ट एप्लीकेशन रिक्वायर सम काइंड ऑफ डेटा एक्सेस. डेस्कटॉप एप्लीकेशन नीड टू इंटीग्रेट विद सेंट्रल डेटाबेस. Extendable markup language that is XML data stores and local desktop database. ADO.NET data access technologies allow simple, powerful data access while maximizing system resource uses. So जो ADO.NET है वो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत सिंपल है बट इट इज वेरी मच पावरफुल while maximizing the system resource uses. जो सिस्टम का रिसोर्स यूजेस है वो भी अच्छे से रिसोर्स को यूज करके और हम वहाँ से अपने डाटा को फैच कर सकते हैं, इजिली रिट्रीव कर सकते हैं, इवन डाटा की इंसर्शन भी कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में. कोई हम लोगों को अपने डेटाबेस में पर्टिकुलर कुछ इंसर्शन करनी है तो हम लोग ADO.NET की टेक्नोलॉजी का हेल्प करके कर सकते हैं. So different application have different requirement for the data access. Whether your application simply display the content of a table or process and update the data to a central SQL server, ADO.NET provides the tool to implement data access easily और efficiently. So ये हमें एक tool provide करता है जिससे हम अपने डाटा को easily हम लोग access कर सकते हैं. So basically हमारे पास ADO.NET हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास ये ADO.NET हम लोग यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए. सो मूविंग टू द स्लाइड, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. सो ADO.NEट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट that programmer can use to access data and data services. As we have already discussed, ADO.NET क्या है हमारे पास, जिसकी हेल्प से एक प्रोग्रामर अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है विद द सर्विसेज के साथ. सो इट इज ए पार्ट ऑफ द बेस क्लास लाइब्रेरी डेट इंक्लूड विद द माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क. तो कुछ .NET के जो हमारे पास ADO.NET की जो लाइब्रेरी है वो बाय डिफॉल्ट एक .NET framework के अंदर included है. So it is commonly used by the programmer to access and modify data stored in the relational database system. Moving to our next slide, हम अपने next slide की तरफ move करते हैं. So next slide में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ADO.NET provides a consistent access of data source such as Microsoft SQL as well as data source expanding through OLB, DB, XML. इट मीन से किसी के साथ भी हमारे पास एक्सटेंशन कर सकते हैं और इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द पर्टिकुलर, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास यूजेज रहेगा किसका, हमारे पास ADO.NET का. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट इज अवर ADO.NET ऑब्जेक्ट. बेसिकली ADO.NET के हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं. So हम लोग करते हैं ADO.NET include many object you can use and work with data. This session introduce some of the primary object. So इसके अंदर हमारे पास कुछ primary object को इस tutorial के अंदर हमने include किया है. So कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास SQL connection object. So what is SQL connection object? To interact with the database, you must have a connection to it. हमारे database के साथ हमें interact करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, database के साथ connection बनाना पड़ेगा. The connection helps identifying the database server. तो जो हमारे पास कनेक्शन है वो हेल्प करता है कि बेसिकली हमारे पास डेटाबेस सर्वर कौन सा है, डेटाबेस नेम कौन सा है, यूजर नेम कौन सा है, उसका पासवर्ड क्या है, अदर पैरामीटर डेटा रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द डेटाबेस. A connection object is used by command object so that they will know which data to execute on the command object. तो इससे हमारे पास command object के ऊपर कौन सा डाटा यूज होगा बेसिकली वो भी पता लग जाता है. सेकेंड में SQL command object. SQL command जैसे कि मैंने सजेस्ट किया ये क्या हो देगा, हमें कुछ कमांड देगा. So the process of interacting with the database means that you must specify the action you want to occur. This is done with the command object. You use a command object to send SQL
स्टेटमेंट टू द डेटाबेस। देखिए हमें अपनी जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट है जो हम अपनी कोडिंग में इंक्लूड करेंगे वो हमें अपने डेटाबेस तक सेंड करनी है, वो हमें अपने डेटाबेस तक सेंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो अ कमांड ऑब्जेक्ट यूजेस अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा, ये कमांड भी तब वर्क करेगा जब हमारे बेसिकली हम लोग कनेक्टेड होंगे उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ। सो ये कब वर्क करेगा, जब हमारे पास एक कनेक्शन होगा। सो वी कैन से दैट अ कमांड ऑब्जेक्ट using a connection object to figure out which database to communicate। ये पता लगाएगा कौन से database के साथ communicate करना है। You can use a command object alone to execute a command directly or assign a reference to the command object to an SQL data adapter which holds a set of commands that works on a group of data। Next is our data एसक्यूएल डाटा रीडर क्या होता है, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारे पास होते ही क्या है। सो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एसक्यूएल डाटा रीडर। सो एसक्यूएल डाटा रीडर क्या है, मैनी डाटा ऑपरेशंस रिक्वायर दैट you only get a stream of data for reading। The data reader object allows you to obtain the result of a select statement from the command object। देखिए जो हमारे पास डाटा रीडर होता है वो क्या करता है, हमने कुछ सिलेक्ट की कमांड लगाई है जो हमारे डेटाबेस तक जा रही है, तो उस डेटाबेस से डाटा को फैच करके लाना इन अ कनेक्टेड मोड। जो हमारे पास एक कनेक्टेड मोड में वर्क करता है दैट इज अवर एसक्यूएल डाटा रीडर। व्हाट यू मीन बाय कनेक्टेड मोड, मतलब ये हमारे डेटाबेस के साथ हमेशा कनेक्टेड ही रहता है। सो फॉर परफॉर्मेंस रीजन द डाटा रिटर्न फ्रॉम अ डेटाबेस रीडर इज फास्ट। जो हमारे पास डाटा रीडर से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो फास्ट होता है ओनली स्ट्रीम ऑफ डेटा। दिस मीन्स दैट यू कैन ओनली पुल डाटा फ्रॉम द स्ट्रीम इन अ सीक्वेंशियल मैनर। दिस इज गुड फॉर speed, but if you need to manipulate data then data set is better object to work। अब हम कहते हैं कि हमें डाटा के साथ मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन करना है तो हम लोग डाटा सेट का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डाटा सेट। सो डाटा सेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डाटा सेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्टली हम लोग डाटा सेट ऑब्जेक्ट के बारे में ही लर्न करेंगे। सो डाटा सेट ऑब्जेक्ट आर इन द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन of data। It contains multiple data tables object which contains columns and rows just like normal database tables। You can even define relationship between the table to create parent child relationship। देखिए जैसे नेम में सजेस्ट किया ये भी वैसा ही काम करता है। डाटा सेट ऑब्जेक्ट। सो डाटा सेट ऑब्जेक्ट आर इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो डाटा की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसी रही होगी, उसमें रोज होंगी, कॉलम होंगी, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, उनकी रिलेशनशिप कैसी रही होगी, उन सब के बारे में जो दिखाएगा वो हमारे पास होगा डाटा सेट ऑब्जेक्ट। सो द डाटा सेट ऑब्जेक्ट इज स्पेशली डिजाइन टू हेल्प मैनेज data in the memory and to support disconnected operation in the data। When such a scenario makes sense, the data set is an object that is used by all the data providers, which is why it does not have a data provider's specific prefix। Next is the SQL data adapter। The next question that arises कि मैम ये होता क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं। सो क्या होता है ये, sometimes the data you work with a primary read only and you rarely need to make changes to the underlying data source। Some situation also call for caching data in the memory to minimize the number of the database calls for data that does not change। So the data adapter make it easy for you to accomplish these things by helping to manage data in disconnected mode। देखिए हमने बात की थी जब डाटा रीडर की वो हमारे पास कनेक्टेड मोड में वर्क करता था। इट मीन्स ऑलवेज जो हमारा पेज है वो हमारे पास हमेशा जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहता था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डाटा अडेप्टर, जब हम लोग डाटा अडेप्टर की बात करते हैं, सो डाटा अडेप्टर जो होता है वो हमारे पास डिस्कनेक्टेड मोड में वर्क करता है। सो द डाटा अडेप्टर fills a data set object when reading the data and writes in a single branch when
persisting change back to the database. एक बार changes हो गया फिर हमारे पास connection टूट जाता है. So data adapter contains a reference to the connection object. इसके पास क्या होती है, हमारे पास एक connection object की एक reference होती है and opens and close the connection automatically. जो हमारे पास कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली ओपन होते रहते हैं when reading from or writing the database. Additionally, the data adapter contains command object references for select, insert, update and delete operations on the data. You will have a data adapter defined for each table in the data set, and it will take care of all the communication with the database for you. All you need to do is tell the data adapter when to load from and write the database. ये data adapter को हमें बताना पड़ेगा कि कब लोडिंग करनी है और कब हमारे पास बेसिकली फैचिंग करनी है. सो डिस्कनेक्टेड डाटा एक्सेस की हम लोग बात करें तो क्या होता है, प्रीवियस डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी जो हम लोग प्रोवाइड करते थे वो कनेक्टेड मोड में होती थी. सो एन एप्लीकेशन क्रिएट्स अ कनेक्शन टू द डेटाबेस एंड कीप्स द कनेक्शन ओपन फॉर ऑल द लाइफ ऑफ द एप्लीकेशन or at least for the amount of time that the data is required. However, an application become more complex and the database server more and more clients. Connected data access is impractical. देखिए जब हम लोग डेटा रीडर की बात करते थे वो हमारे पास क्या करता था, कनेक्टेड में बात वर्क करता था. सो हमारे पास सिस्टम क्या हो रहा है, बहुत सारे क्लाइंट हो रहे हैं. सो डेटा को एक्सेस करना इन कनेक्टेड मोड में हमारे पास बहुत टिपिकल होता जा रहा है. सो उसके लिए क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्शन आर एक्सपेंसिव. जो जैसे हम लोगों ने वर्क करते थे कनेक्टेड मोड में, सो बहुत एक्सपेंसिव रहता था. इन टर्म ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, द मोर ओपन कनेक्शन देयर आर द लेस एफिशिएंट सिस्टम परफॉर्मेंस. जितना ज्यादा हमारे पास ओपन कनेक्शन होता था इतना ज्यादा हमारे पास परफॉर्मेंस लो हो जाती थी. सो एप्लीकेशन विद कनेक्टेड डेटा एक्सेस आर डिफिकल्ट टू स्केल एंड एप्लीकेशन दैट आर comfortably maintain connection with 2 clients might do poorly with 10 and completely unusable with 100. So now from this particular thing we learn about ADO.NET. So ADO.NET क्या था, ADO.NET address these issues, that is connected mode, disconnected mode and establish a link. For example, if an application requests data from a database, the connection open just long enough to load the data into the application and then it close. तो हमारे पास कितने टाइम के लिए ओपन था, जब तक हमारे पास रिक्वेस्ट थी. सो वो क्या था, हमारे पास अडेप्टर का मॉड्यूल था, वो हमारे पास डाटा अडेप्टर की बात होती थी. और हम लोग इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ADO.NET डाटा क्या आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वो किस टाइप का होगा. सो डाटा एक्सेस इन ADO.NEट रिलाइजेस ऑन 2 एंटिटीज. वो हमारे पास 2 एंटिटीज के ऊपर रिलाइज करते हैं. वन इज अवर डेटा सेट एंड अनदर इज अवर डेटा प्रोवाइडर. सो डेटा सेट क्या करता था, वी स्टोर द डेटा इन द लोकल मशीन. जो हमारी लोकल मशीन होती थी जो कैश के ऊपर होता है उसके ऊपर डेटा को स्टोर करता था. जो डेटा प्रोवाइडर होता था वो बेसिकली क्या करता था, सेट ऑफ कंपोनेंट दैट मीडिएट्स इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोग्राम एंड द डेटाबेस. जो प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में रिलेशन को मेंटेन करके चलता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. और नेक्स्ट स्लाइड शोज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. बेसिकली हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की यहाँ पे रीड करने की जरूरत क्यों पड़ी. सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता था कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हम .NET में क्वेरी लैंग्वेज को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या होता है, जब हमें अपने डेटा को फैच करवाना है, अपने डेटा को रिट्रीव करवाना है या फिर अपने डेटा को स्टोर करवाना है, तो हम बेसिकली अपने डेटा को किसी भी डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं. जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये भी हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने डेटाबेस को स्टोर करके चलते हैं. सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. सबसे पहली बात तो क्या है, इसमें हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस. सो रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जहां पर हम अपने डेटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में मैनेज करके चलते हैं. सो SQL can be used to retrieve and filter record from the database, to add records to the database,
to delete records from the database and to change the value of the existing record. So देखिए हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को किसी को इंसर्शन कर सकते हैं. सो यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट बिहाइंड द sense, ADO.NET handle most of the actual database interaction for you through the classes contained in the data provider. In some cases, though it is important to able to generate SQL statement to interact directly with the database. For example, you might want to dynamically bind SQL statement in response to the user input to retrieve a customer set of rows. सो देखिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने ADO.NET की हेल्प से अपने डेटा को SQL के साथ, अपनी साइट को SQL के साथ, डेटाबेस के साथ एक इंटरेक्शन में ले आते हैं. Next we will learn about some of the commands. So at the very beginning we learn about the create command. So as the name suggests, create command किस लिए यूज होती होगी, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए. So the create database statement is used to create a database. एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग create database कमांड का यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसके सिंटेक्स कैसे रहते हैं. सो what about the syntax of a create statement? Syntax is equal to create database name. For example, here I am creating a database. So मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस को यहाँ पे क्रिएट कर दिया. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं. देखिए आफ्टर क्रिएटिंग ए डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, एक टेबल को क्रिएट करना. बेसिकली जो हमारे पास SQL है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो हमारे पास बेसिकली RDBMS के ऊपर वर्क करती है, दैट इज अवर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर वर्क करती है. हमें कुछ टेबल्स को बनाना पड़ेगा. सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल. सो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल नाम के स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सो द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल इन ए डेटाबेस. एक डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सिंटेक्स क्या रहेंगे इसके, सो सिंटेक्स रहते हैं हमारे पास क्रिएट टेबल नेम. हम यहाँ पे अपनी सिंटेक्स देंगे क्रिएट टेबल और अपने कोई भी टेबल नेम दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव द टेबल नेम एम्प्लॉय, तो क्या हो जाएगा, उस टेबल नेम भी एम्प्लॉय हो जाएगा. देन कॉलम 1 और उसकी डेटा टाइप, वो कौन सी डेटा टाइप का है. कॉलम 2 जितने हमारे पास फुल नेम है वो स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे. नेक्स्ट हेयर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल बनाया है, क्रिएट टेबल पर्सन की क्रिएट टेबल बना दी है. लास्ट नेम जो है हमारे पास वैरकेयर टाइप का है, जिसमें 255 तक कैरेक्टर आ सकते हैं. फर्स्ट नेम हमारे पास जो वैरकेयर टाइप का है जिसमें 255 कैरेक्टर आ सकते हैं. हियर इज एड्रेस अगेन 255 सिटी. नाउ योर टेबल इज क्रिएटेड विद नो एंट्री इन द फील्ड. एज हम लोगों ने टेबल बना दी है, स्टिल वी हैव won't do any entry. हमने अभी तक इसमें कोई भी एंट्री नहीं की है. सो टेबल क्रिएट हो गई है बट इसमें स्टिल कोई भी एंट्री नहीं है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज अवर इंसर्ट इनटू. क्या करेंगे, हमारे पास इंसर्शन के लिए यूज होती है. सो द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रो इन अ टेबल. एक टेबल के अंदर हमें जब न्यू रो इंसर्ट करनी है तो हम उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं. सो व्हाट्स द सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट इनटू. सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज. टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है, उसमें वैल्यूज क्या रहेंगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3. जो भी हमारे पास पर्टिकुलर फील्ड की जो वैल्यू हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर देते हैं. इफ यू डोंट वांट टू एंटर ऑल द फील्ड वैल्यू, मुझे हर एक कॉलम की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करना है, तो मैं उसके लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करूंगी, मैं उसके लिए करूंगी इंसर्ट इनटू टेबल नेम. जो से कॉलम में मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है मैं यहाँ पे उसकी एंट्री कर दूंगी. देन वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3. नेक्स्ट हेयर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एज सच हमने पर्सन की टेबल बनाई थी, तो मैं यहाँ पे पर्सन टेबल के अंदर हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं. सो सिंटेक्स क्या रहेंगे उसमें, इंसर्ट इनटू पर्सन में इंसर्ट कर दीजिए वैल्यूज, जो वैल्यू है हैंडसम, जो भी वैल्यू है पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज अवर सिलेक्ट स्टेटमेंट. सो बेसिकली व्हाट select statement does. So the select statement is a command used to retrieve record from the database. हमें अपने डेटाबेस से कुछ
वैल्यूज को रिट्रीव करना है। सो रिट्रीव करने के लिए हम लोग सिलेक्ट मेन का यूज करते हैं। बेसिकली सिलेक्ट क्या है, डिस्प्ले। हम अपने होल डेटाबेस में से जो भी पर्टिकुलर थिंग को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट का यूज करते हैं। सो द सिलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। हमारे पास हम लोगों ने सिलेक्ट स्टेटमेंट को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। वन इज अवर सिलेक्ट, फर्स्ट वन क्या है, सिलेक्ट। सो दिस सेगमेंट अलाउज यू टू स्पेसिफाई विच फील्ड टू बी रिट्रीव। ये बताएगा हमें कौन से फील्ड को रिट्रीव करना है। नेक्स्ट इज माई फ्रॉम, कहां से रिट्रीव करना है, वेयर और ऑर्डर बाय। सो फ्रॉम क्या हमें स्पेसिफाई करता है, फ्रॉम हमें देगा कि कौन सी टेबल से करना है। ये देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या देगा हमें, कौन सी टेबल से करना है। सो दिस सेगमेंट अलाउज यू टू स्पेसिफाई विच टेबल्स और टेबल विल बी यूज्ड टू गेट द फील्ड स्पेसिफाई इनटू द सिलेक्ट स्टेटमेंट। कौन से फील्ड को हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज अवर वेयर। वेयर जो होता है हमारे पास ऑप्शनल होता है, जो हम लोग यूज करते हैं जब मुझे कोई कंडीशन देनी होती है। ऑर्डर, अदर वन इज ऑर्डर बाय। जो ऑर्डर बाय होता है ये भी मेरे पास ऑप्शनल होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं टू सी द रिजल्ट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हेयर टू सिलेक्ट द कॉलम नेम, लास्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम वी यूज द सिलेक्ट स्टेटमेंट। हमें सिर्फ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम देखना है अपने पर्सन वाली टेबल से, तो हम उसके लिए क्या वेरीफाई करेंगे, दैट इज सिलेक्ट लास्ट नेम कोमा फर्स्ट नेम फ्रॉम द पर्सन। पर्सन में से लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ जाना चाहिए। सो द रिजल्ट इज लाइक दिस। देखिए मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट था, उसमें से मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को शो करवा दिया। नेक्स्ट सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, मुझे सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो हम लोग यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द पर्सन। स्टार बेसिकली क्या शो करता है कि मेरे पास जितने भी फील्ड एंट्री है सारे के सारे शो हो जानी चाहिए। सो टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द पर्सन टेबल यूज स्टार सिंबल इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम्स। मुझे सारे के सारे यूज करने हैं तो कॉलम नेम को स्पेसिफाई करने की बजाय हम लोग वहां पे स्टार लिख देते हैं। सो इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी एंट्री है सारे के सारे शो होने लगेंगे। नेक्स्ट इज अवर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या दिखाता है हमें, अलग अलग, दैट इज डिफरेंट। तो हियर इट डज द सेम वैल्यूज। जब हम लोग सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं तो क्या होगा, जहां पर भी हमारे पास टेबल के अंदर डुप्लीकेसी है तो डुप्लीकेसी को शो नहीं करेगा, इट शो ओनली द डिस्टिंक्ट वैल्यू। वो हमेशा हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू को ही शो करेगा। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या वर्क करेगा, सो द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल columns, but what if we only want to select distinct elements? With SQL, all we need to do is to add a distinct keyword to the select statement. हमें क्या करना पड़ेगा, distinct keyword को add up करना पड़ेगा। देखिए here is an example। देखिए हमने syntax भी लिखा है, select distinct column name from table name। देखिए बट हमने क्या किया, सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स नाम की मेरे पास एक टेबल है, वहां पे मेरे पास कंपनीज थी जहां पे मेरे पास डुप्लीकेसी है, बट वी वांट टू रिमूव दिस डुप्लीकेसी। तो क्या करेगा हमारे पास वो देगा जहां पे हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का हमारे पास एक और एग्जांपल है। सो दिस शो दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल एट द वेरी बिगिनिंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विल राइट डाउन हाउ टू क्रिएट द टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट आर द पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन अ डेटाबेस। माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड विद सिलेक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड विद सिलेक्ट। सिलेक्ट के साथ जब हम लोग डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर देते हैं तो उसका प्रॉपर मीनिंग क्या रहता है, हम लोग वो किस लिए यूज करते हैं। We will wind up our session here. After that, we will discuss in next class. Till then, happy learning, we learning. Thank you.